कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पहला प्रश्न है, सन 1945 में परमाणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन एक है कोरिया, ऑप्शन ब है चीन, ऑप्शन स है जापान और ऑप्शन द है सिंगापुर। तो इसका सही जवाब सभी को पता है, मैं जानता हूँ। जापान जो है वो इसका सही जवाब है कि जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन राइज चैनल पर। मैं हूं वरदाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा, और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान प्रथम परख, जो आपका 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है टेस्ट। उनके लिए यहां पर हम कर रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, उसके बाद में अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी हम करेंगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। आगे बताऊंगा आपको पीडीएफ कैसे लेनी है। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 1917 में किसके लिए जाना जाता है? 1917 में क्या घटना हुई थी जो कि जिसके लिए 1917 जाना जाता है? ऑप्शन एक है ट्रैफलगर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ब है वाटरलू का युद्ध हुआ था, ऑप्शन स है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, या फिर ऑप्शन द है रूसी क्रांति हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1917 जो है वो इस रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। सही उत्तर है दूसरे प्रश्न का ऑप्शन द। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आपको याद है ना, आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और कंफर्म करते जाइए अपने उत्तर को। तीसरा प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट की थी? ऑप्शन एक इंग्लैंड ने, ऑप्शन ब है फ्रांस ने, ऑप्शन स है जर्मनी ने, और ऑप्शन द है स्विट्जरलैंड ने। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट की थी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे एजुकेशन राइज, तो वहाँ पर आपको हमारे वीडियोस की ये वाली पिक्चर जो दिखेगी, आप देख रहे हैं, इस पिक्चर वाला हमारा ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने क्लास 12 के लिए विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। आप उन कोर्सेज में हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, और उन कोर्सेज को भी आप पसंद करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाकर के लिखेंगे एजुकेशन राइज, वहां पर भी हमारा इसी लोगो वाला चैनल आपको दिखेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हमारे सभी लेटेस्ट जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, बहुत कुछ वहां पर हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यह किसने कहा लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? ऑप्शन एक कार्ल मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन ब है लेनिन ने कहा था, ऑप्शन स है स्टालिन ने कहा था, या फिर ऑप्शन द है माओ ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन स, स्टालिन ने ये कथन जो है वो कहा था। दोस्तों शाम को रोजाना 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जहां पर हम विभिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लाइव क्लास में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। वहां पर हम इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य, ये सब्जेक्ट हम अलग अलग डेज में ना अल्टरनेटिवली पढ़ते हैं। तो अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो शाम को 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, और अपने दोस्तों को भी हमारे इस क्लास में लाइए। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की थी? ऑप्शन एक है फरवरी 1990 में, ऑप्शन ब है जून 1990 में, ऑप्शन स है मार्च 1990 में, और ऑप्शन द है अगस्त 1991। तो सही जवाब रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन ब, जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे पहले सोवियत संघ से स्वतंत्र होने की घोषणा किसने की थी और कब की थी, तो याद रखिएगा मार्च 1990 में लिथुआनिया ने, है ना, सबसे पहले लिथुआनिया गणराज्य ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी मार्च 1990 में, और रूस ने जो है वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जून 1990 में की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? ये ऑप्शन एक है 1988 में, ऑप्शन ब है 1989 में, ऑप्शन स है 1990 में और ऑप्शन द है 1992 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन स, 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। और इस शॉक थेरेपी ने रूस के स्वतंत्र उद्योगों को, या यूँ कह सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था और लगभग 90% उद्योग जो थे वो निजी हाथों को सौंप दिए गए थे। तो हमने अभी तक किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव, और अब हम करेंगे यहाँ पे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में और वार्षिक परीक्षा में, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट सभी में काम आएंगे। लगातार हमारे साथ अभ्यास करते रहिए इन प्रश्नों का, बार बार अभ्यास करने से आपको हर टाइप के क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 7वां लिखा है कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन एक है बोरिस येल्त्सिन, रूस के जो है वो प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा कि बोरिस येल्त्सिन जो है ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो थे। जब रूस का विघटन हो गया और उसके बाद में जो सोवियत संघ जो था पहले, है ना, उसका विघटन जब हो गया और रूस बना, तो रूस के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो थे बोरिस येल्त्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ का अंत कब हुआ था? तो इसका उत्तर लिखना है कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत हुआ था। तारीख याद रखिए, इंपॉर्टेंट तारीख है, आपको ज़्यादा तारीखें याद नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं उन्हें जरूर याद रखिए। तो सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ का जो अंत हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1991 को, और विघटन के फलस्वरूप 15 जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किसने निभाई? आप लिखेंगे कि जो बोरिस येल्त्सिन है, इन्होंने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी, और यही बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो रूस बना था, उस रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने वाले किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे जो गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसका अनुकरण करने वाले जो 4 प्रथम जो राष्ट्र थे, उसमें एक था भारत, एक था मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। तो इस तरीके से आप नाम लिखेंगे, भारत, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। इन राष्ट्रों ने मिलकर के जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध काल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं में कोई एक अंतर स्पष्ट कीजिए। कई सारे अंतर थे, उसमें से एक अंतर पूछा है, तो आप लिखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी, जबकि सोवियत संघ की विचारधारा समाजवाद पर आधारित साम्यवादी विचारधारा थी। तो ये आपको लिखना है कि एक तरफ अमेरिका था जो कि पूंजीवादी विचारधारा का पोषक था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ जो कि साम्यवादी विचारधारा का पोषक था। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, वारसा संधि को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है? दोस्तों आपको याद होगा संयुक्त जो है वो रूस था, सोवियत संघ जो रूस था, रूस ने वारसा पैक्ट की स्थापना की थी, वारसा संधि की स्थापना की थी 1955 में। उसे पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कारण था उसे पूर्वी गठबंधन कहने का? तो आप लिखेंगे कि वारसा संधि को पूर्वी गठबंधन भी कहा गया क्योंकि इसमें शामिल अधिकांश देश पूर्वी यूरोप के थे। तो उस समय जो विश्व में दो ध्रुवीयता का विकास हुआ था, 2 ध्रुव बन गए थे, एक तरफ था एक तरफ था सोवियत संघ और उसके समर्थक राष्ट्र, और दूसरी तरफ था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक राष्ट्र। तो अमेरिका जिसने नाटो की स्थापना की थी, और नाटो को पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो राष्ट्र थे, उसके जो सहयोगी और समर्थक राष्ट्र थे वो पश्चिमी यूरोप के थे, इसलिए उसे पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। जबकि 1955 में वारसा संधि जो हुई थी, इसमें ज़्यादातर पूर्वी यूरोप के राष्ट्र थे, इसलिए इसे पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, सीटो, है ना, SEATO, सीटो का विस्तृत रूप क्या है? इसका पूरा नाम आपको लिखना है। तो आप सी लिखेंगे यहाँ पे SEATO, सीटो। तो S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट, A फॉर एशियन, T फॉर ट्रीटी एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूरा नाम हुआ साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। ओके, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो।
14वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया था? जब विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, शीत युद्ध चल रहा था, उस दौरान एक तीसरा गुट उत्पन्न हुआ था, विश्व में आगे बढ़ रहा था, उसका नाम था गुट निरपेक्ष। तो उस गुट निरपेक्ष ने क्या किया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का एक मौका प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, 1989 में घटित उस घटना की पहचान कीजिए जिसके कारण दूसरी दुनिया का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो आप लिखेंगे कि पूर्वी दुनिया की जनता द्वारा बर्लिन दीवार को गिराना जो है वो एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने दूसरी दुनिया का पतन किया और इसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी 1989 में, है ना। तो ये 1989 में जो है वो पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था। ये बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में 1961 में खींची गई थी। लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी और 28 वर्षों तक ये दीवार जो है वो बनी रही थी। इसको गिराना ही जो है एक प्रकार से शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16वां कि बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी दुनिया यानी सोवियत संघ के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी सोवियत संघ का समर्थक था और पूर्वी जर्मनी जो है वो अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थक था और इनके बीच में बनी हुई ये दीवार जो है वो दोनों के बीच मनमुटाव का प्रतीक थी। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए थे? मिखाइल गोर्बाचोव जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, इन्होंने सोवियत संघ में सुधार हेतु अनेक आर्थिक, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति का संचालन किया था। हालांकि वो असफल रहे और सोवियत संघ का विघटन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, दूसरी दुनिया के देश से आपका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जिसे सोवियत का विरोधी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने नाटो की स्थापना करी थी और इस गुट में सम्मिलित देशों को पहली दुनिया के देश कहा गया। दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश, साम्यवाद पर आधारित समाजवादी देश सोवियत गणराज्य रूस कर रहा था और इस गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी खेमे के देश कहा गया था। तो उस समय दो ध्रुवों में बटा हुआ देश, एक तरफ पहली दुनिया और दूसरा था दूसरी दुनिया। इसी के साथ साथ तीसरी दुनिया के देश जो है वो एक और शब्द प्रचलित है। तो जो विकसित और जो अल्प विकसित और जो विकासशील देशों का समूह था उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा गया। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर लिखेंगे आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सेनाओं के द्वारा 1991 में कुवैत को मुक्त कराने के लिए, कुवैत जिस पर इराक ने हमला कर लिया था और उसे अपने अधिकार में कर लिया था, तो कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक के विरुद्ध छेड़ा गया सैनिक अभियान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहलाता है और ये अभियान सफल रहा था। तो ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था ये इराक के कब्जे से कुवैत को मुक्त कराने के लिए 1991 में 34 देशों की संयुक्त सेना ने जो है वो ये ऑपरेशन चलाया था और इसका नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर हम विभिन्न PDF अवेलेबल कराते हैं आपके लिए। उसके अलावा भी जो नोटिफिकेशन होते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और भी एग्जाम से रिलेटेड सूचना हम वहां पर आपको अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जहाँ पर हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं क्लास 12 के लिए। आपको मिलेगा ज्योग्राफी का कोर्स, हिस्ट्री का कोर्स, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी और इसके अलावा जो है वो आपको हिंदी साहित्य का कोर्स भी मिलेगा। इन कोर्सेज में हमने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल करवाए हैं। आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी, आपको वहाँ पर PDF मिलेगी और बहुत कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा सभी PDF आपको एक ही स्थान पर, है ना, लगातार आपको एक ही स्थान पर परमानेंट अगर आप PDF चाहते हैं तो वो सारी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। ज़रूर डाउनलोड करिए एजुकेशन राइज, आप लिखेंगे प्ले स्टोर में, अदरवाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां प्रश्न। प्रश्न लिखा हुआ है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो इसके कई कारण थे, आपको दो प्रमुख कारण लिखने हैं, जिसमें से आप लिखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला तो है तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, इनके द्वारा चलाए गए राजनीतिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम, ये जो है उसके विघटन का प्रमुख कारण बने थे। और दूसरा ये था कि सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, उन गणराज्यों में लोकतांत्रिक और उदारवादी भावनाओं का उत्पन्न होना, साथ ही साथ वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना का जागृत होना, तो ये भी जो है वो एक कारण रहा था। और नेक्स्ट प्रश्न है 21वां, सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था। कई कारण थे सोवियत संघ के विघटन के, जिसमें हमने ऊपर तो अभी दो देखे। एक तो मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीतियां थी वो इसका कारण रही थी, और दूसरा उन देशों में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक सरकारों का गठन हुआ, वहाँ के लोगों में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना का जागृत होना। इसके अलावा एक प्रमुख और तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण में आप लिखेंगे कि सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों, जिसमें रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया आदि थे, इनमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ था। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 22वां, साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग किसके लिए किया। तो आप लिखेंगे कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों, जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए किया था। 23वां प्रश्न है, ढांचागत शक्ति के रूप में वर्चस्व से क्या अभिप्राय है। तो आप लिखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला ऐसा देश जो अपने मतलब की वस्तुओं को बनाए रखता है तथा उसके पास इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्षमता और इच्छा होती है, उसे वो ढांचागत शक्ति के रूप में वर्चस्व कहलाता है। अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, प्रश्न है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप लिखेंगे कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इराक के कुवैत पर से कब्जा न हटाए जाने पर 34 देशों की मिलीजुली सरकार के लगभग 6,60,000 सैनिकों की फौज ने इराक पर हमला करके उसे परास्त किया, और इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसको इन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ओके, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया था इस अभियान को। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और कुवैत को जो है वो इराक के कब्जे से मुक्त कराया था। दोस्तों, हमने ये किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, और इसी श्रृंखला में लगातार हम वीडियोस जारी करते रहेंगे विभिन्न सब्जेक्ट्स के। हमने हिस्ट्री के पहले से ही काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, और सभी सब्जेक्ट के हम करते रहेंगे। क्लास 12th के लिए मैंने 6 सब्जेक्ट आपको बताए हैं। अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, मैं आशा करता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स में 90 से ऊपर परसेंटेज आप जरूर सिक्योर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।